चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एम्स दिल्ली में WHO ने शुरू की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम्स दिल्ली में महामारी तैयारी को मजबूत करने के लिए यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट शुरू की है। ये पहल कोविड-19 के दौरान सफल रही यूनिटी स्टडी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा संग्रह को बढ़ाना है। WHO प्रतिनिधि पैडन ने बताया कि एम्स को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नेटवर्क महामारी पूर्वानुमान, संक्रमण फैलाव के अध्ययन और स्वास्थ्य नीतियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। iForest ने पेश की देश की पहली ESG रिपोर्ट। iForest ने इस्पात उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए देश की पहली ESG रिपोर्ट और GHG लेखा ढांचा जारी किया है। इस्पात क्षेत्र देश में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है और रिपोर्ट के अनुसार ये उत्सर्जन 2030 तक 2 गुना हो सकता है। नए ढांचे से उत्सर्जन के आंकड़ों में पारदर्शिता आएगी और उद्योग को जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप काम करने में मदद मिलेगी। ये पहल स्वच्छ उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ई-रिक्शा चालक जुम्मन की मौत से उजड़ा परिवार। दिल्ली में हुए धमाके में ई-रिक्शा चालक जुम्मन की मौत ने उनके परिवार को पूरी तरह से टूटने पर मजबूर कर दिया। विस्फोट के बाद उनकी पहचान केवल उनकी जैकेट से हो सकी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाम अज्ञात दर्ज किया गया है। जुम्मन अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश दोनों माहौल है। प्रशासन पर सुरक्षा चूक के सवाल उठ रहे हैं, जबकि परिवार न्याय और आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है। दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की हुई शुरुआत। भारत मंडपम में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 शुरू हो गया है। इस वर्ष की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है, जिसमें 12 देशों और 30 राज्यों ने भागीदारी की है। पहले 5 दिन केवल व्यापारियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि बाकी दिन आम जनता के लिए खुले रहेंगे। टिकटें दिल्ली NCR के 55 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। मेले में हस्तशिल्प, तकनीकी उत्पाद, राज्य पवेलियन और वैश्विक व्यापार अवसरों पर विशेष जोर दिया गया है। कनाडा से आ रही एयर इंडिया की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 188 को बम की धमकी मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली पुलिस को संदेश मिला था कि विमान में बम है, जिसके बाद बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी बनाई गई। जांच में धमकी को अपुष्ट श्रेणी में रखा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और विमान को अलग स्थान पर खड़ा कर जांच की गई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालत हुई खराब। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली का औसत AQI 399 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में है। अशोक विहार, बवाना और जहांगीरपुरी जैसे क्षेत्रों में AQI गंभीर स्तर तक पहुंच गया। गाजियाबाद और नोएडा में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और एजेंसियां आपात उपायों पर विचार कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उठे सवाल। दिल्ली धमाके के बाद पुरानी कार बेचने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कार बेचते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज तैयार रखें। खरीदार के साथ सेल एग्रीमेंट बनाना और RTO में नाम ट्रांसफर करवाना जरूरी है। विक्रेता को खरीदार का ID और एड्रेस प्रूफ रखना चाहिए और भुगतान पूरी तरह प्राप्त होने के बाद ही वाहन सौंपना चाहिए। घटना ने लापरवाही से वाहन सौंपने के जोखिम को उजागर किया है। दिल्ली धमाके के बाद वाहन पार्किंग का सिस्टम बदला। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की जांच, एंट्री रजिस्टर और नंबर रिकॉर्डिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। MCD और NDMC पार्किंग टेंडर शर्तों में बदलाव कर रही हैं, जिनमें सुरक्षा उपकरण और निगरानी व्यवस्था शामिल होंगी। चांदनी चौक सहित कई क्षेत्रों में कर्मचारियों का सत्यापन शुरू हो गया है। CCTV कवरेज बढ़ाया जा रहा है। शादी सीजन में पार्किंग प्रबंधन के लिए विशेष होम डिलीवरी सेवाएं भी शुरू की गई हैं। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने को 220 करोड़ मंजूर। दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 220 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मुंडका हॉल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक नया नाला बनाया जाएगा, जो मानसून के दौरान जमा होने वाले पानी को तेजी से निकालने में मदद करेगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र की सड़कों एवं बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। ये प्रोजेक्ट वर्षों से लंबित जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान माना जा रहा है।
एमसीडी सदन में हंगामे के बीच आप ने उठाया प्रदूषण मुद्दा। एमसीडी सदन की बैठक में हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। सदन ने 361 करोड़ रुपए की कूड़ा निस्तारण परियोजना सहित कई प्रस्तावों को पारित किया। विपक्ष ने इन प्रस्तावों का विरोध किया, लेकिन आपने कहा कि दिल्ली के विकास और प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम जरूरी है। आपने एमसीडी में सफाई व्यवस्था सुधारने, कचरा प्रबंधन आधुनिक बनाने और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता देने की घोषणा की। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 50 मकान मालिकों पर हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए 50 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने किराएदारों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन नहीं कराया था। हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों की आशंका बढ़ने के बाद पुलिस मस्जिदों, मदरसों और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रख रही है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत दें और किराएदारों का समय पर सत्यापन कराकर सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। ये कार्यवाही राजधानी की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना मंजूरी के चल रहा है एमसीडी का एड्यूलाइफ पोर्टल। एमसीडी का एड्यूलाइफ पोर्टल बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के संचालित होने का मामला सामने आने के बाद गंभीर सवाल उठे हैं। शिक्षा समिति के डिप्टी चेयरमैन ने इसे पारदर्शिता और प्रक्रिया का उल्लंघन बताते हुए तत्काल जांच की मांग की है। आरोप है कि पोर्टल का संचालन बिना प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय नियमों और डेटा सुरक्षा मानकों का पालन किए हो रहा है। इससे न केवल फंड की पारदर्शिता बल्कि छात्रों और शिक्षकों से जुड़े डेटा की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो रहा है। समिति अब दोषियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए रिपोर्ट की तैयारी कर रही है। भारतीय गैंगस्टरों के बीच दुबई में पहली बार गैंग वॉर। दुबई में पहली बार भारतीय गैंगस्टरों के बीच हुए गैंग वॉर ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इस घटना में रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस गिरोह के एक सदस्य की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसे वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है। दोनों गैंग लंबे समय से भारत और विदेशों में सक्रिय हैं और दुबई में सामना होने के बाद ये संघर्ष हिंसक रूप ले गया। इस घटना ने प्रवासी भारतीय अपराध नेटवर्क की बढ़ती गतिविधियों को उजागर किया है। स्थानीय पुलिस और भारतीय एजेंसियां अब मामले में समन्वय के साथ जांच कर रही हैं। 12 फरवरी से शुरू होंगी CISCE की बोर्ड परीक्षाएं। CISCE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष 10वीं में लगभग 2.6 लाख और 12वीं में करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों, समय सारणी और नियमों से संबंधित विस्तृत जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा प्रबंधन और विद्यार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में अवैध बोरवेल पर एनजीटी सख्त। एनजीटी ने दिल्ली में अवैध बोरवेलों के संचालन पर गंभीर चिंता जताते हुए डीजेबी और एनडीएमसी को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने पाया कि कई स्थानों पर जल निकासी और शुल्क वसूली की प्रक्रिया को उचित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे भूजल का अनियंत्रित दोहन हो रहा है। एनजीटी ने अवैध बोरवेलों की सूची तैयार करने, उन्हें तुरंत बंद करने और जल संरक्षण योजनाओं को मजबूत करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित विभागों को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। नर्सरी में प्रवेश की आयु सीमा पर हुआ विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी प्रवेश की आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा तय आयु सीमा मनमानी है और ये छोटे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 26 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि आयु सीमा बच्चों के मानसिक विकास और एकेडमिक संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन कई अभिभावक इस नियम में अधिक लचीलेपन की मांग कर रहे हैं। फोरेंसिक जांच में डायरेक्शनल ब्लास्ट की आतंकी साजिश हुई उजागर। दिल्ली विस्फोट की फोरेंसिक जांच में विशेषज्ञों ने पाया कि ये डायरेक्शनल ब्लास्ट था, जिसमें विस्फोट की ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित की गई थी ताकि नुकसान अधिक हो। जांच रिपोर्ट के अनुसार ब्लास्ट वेव पीछे की ओर वापस लौटी, जो पेशेवर स्तर की विस्फोटक तकनीक का संकेत है और स्पष्ट रूप से आतंकी साजिश की ओर इशारा करता है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से प्राप्त मेटल के टुकड़ों, रासायनिक अवशेषों और धमाके के पैटर्न का विस्तृत विश्लेषण किया। सुरक्षा एजेंसियां अब संभावित मॉड्यूल और सप्लाई चेन का पता लगा रहे हैं।
सिख विरोधी दंगे में मृतकों के आश्रितों को नौकरी में उम्र की बाधा हुई दूर। दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों को राहत देने के लिए नौकरी संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई पॉलिसी के तहत अब अधिक उम्र वाले आश्रितों के बच्चे भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नीति में आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता दोनों में विशेष छूट दी गई है ताकि लंबे समय से वंचित परिवारों को रोजगार का अवसर मिल सके। इससे हजारों प्रभावित परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।